बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है आपका मशीन्स, लेक्चर नंबर 17। लास्ट टाइम तक जो है वो पुलिस के बारे में पढ़ाया था, व्हील एंड एक्सेल पढ़ा रहा था, बट वो टॉपिक आधा रह गया था, तो अभी उसी का दोबारा से रिव्यू करवा रहा हूँ। तो बेटा व्हील एंड एक्सेल, बेसिकली मशीन्स के बारे में जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जो हमारे काम को आसान कर दे और जिसकी वजह से हमें अपना काम करना इजी हो जाए, वो चीज़ कहलाती है मशीन। ठीक है। अब मशीन जो है, यहाँ पर मशीन से मुराद वो हाई फाई मशीन्स नहीं है, ठीक है, जो आजकल इस्तेमाल होती हैं। यहाँ इस चैप्टर में मशीन से मुराद बिल्कुल अर्ली मशीन्स हैं, जो कि आजकल की मशीन्स की जो है वो इन्वेंशन की वजह है। ठीक। तो यहाँ पर पहले लिवर थी आपकी एक मशीन जो पढ़ाई थी, फिर थी आपकी पुलिस। पुली दो तरह की थी, एक थी आपकी मूवेबल पुली और दूसरी थी आपकी फिक्स पुली। और अब है आप लोगों के पास व्हील एंड एक्सेल। देखिए व्हील एंड एक्सेल में क्या होता है कि ये बेसिकली आमतौर पर जो ट्यूब वेल्स होते हैं, जो वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, वहां पर लगा हुआ होता है बाल्टी वगैरह को जो है वो पानी भर के उठाने के लिए। मैनुअली वो काम मुश्किल होता है, एफर्ट ज़्यादा लगती है, तो हम व्हील एंड एक्सेल की मदद से आसानी से कर लेते हैं काम। तो व्हील एंड एक्सेल बेसिकली क्या है? इट इज़ अ वेरी सिंपल मशीन ऑफन यूज फॉर लिफ्टिंग लोड्स सच एज पुलिंग अ बकेट, वाटर फ्रॉम वेल एक्सेट्रा। तो इस व्हील में दो किस्म के आपके सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं। एक होता है स्मॉल सर्कल जिसका रेडियस हम सिंपल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है लार्ज सर्कल जहां पर हैंडल लगा हुआ होता है, तो आप उसका रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और दोनों सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो आप लोगों ने पढ़ा है ज्योमेट्री में कि सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। सही है। तो दोनों ही सर्कल हैं तो दोनों के सरकमफेरेंस 2 पाई आर होंगे, बट एक का जो है वो 2 पाई कैपिटल आर और दूसरे का 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है। और साथ में ये व्हील होगा, और ये व्हील जो है इस काम, इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पर व्हील एंड एक्सेल का, कि ये आपके पास एक व्हील है, यहाँ पर ये आपका एक हैंडल होगा और इसके साथ एक रोप बिल्कुल टाई हुई भी होगी। अब जैसे जैसे आप व्हील को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे, सही है, यहाँ से हैंडल को आप घुमाएंगे तो ये रस्सी खुलती चली जाएगी। रस्सी खुलेगी, ये बाल्टी वैसे वैसे नीचे की तरफ जाएगी, बकेट जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू होगा और ये वेल के अंदर जाकर गिरेगा, पानी भरेगा इसके अंदर। ठीक है। अब आपको जो है अब उस बकेट को दोबारा उठाना है, तो आप अपने व्हील को जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाना शुरू कर देंगे। पहले आपने जो है वो बकेट को नीचे रखने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाया, अब की बार आप अपने व्हील को जो है बकेट को दोबारा ऊपर उठाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। तो जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो ये बकेट जो है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। सही है। और जैसे जैसे ये बकेट फिर ऊपर की तरफ उठेगी, इसमें पानी भरा हुआ होगा, तो इससे बेटा व्हील एंड एक्सेल से फायदा क्या होगा आपका, कि आपको जो है वो आपका काम आसान हो जाएगा। सही है। वैसे अगर आप मैनुअली तरीके से पहले बकेट बाल्टी उसमें डालते कुएं के अंदर, फिर उसको उठाते, उसमें एफर्ट ज्यादा लगती, सही है, फोर्स ज्यादा लगती, थकन ज्यादा होती। ठीक है। जबकि व्हील एंड एक्सेल में क्या होता है कि आपको सिंपल जो है हैंडल की मदद से एक अपने लार्जर व्हील को रोटेट करवाना होता है। जब आप इसको लार्जर व्हील को रोटेट करवाते हैं तो ये जो स्मॉलर व्हील है ये ऑटोमेटिकली रोटेट करना शुरू कर देता है, बकेट नीचे जाती है, और उसके बाद जब उसमें पानी भर जाता है तो फिर आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाना शुरू कर दें तो वो बकेट ऊपर उठ जाती है। यानी जब आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे तो रस्सी दोबारा से लपेट जो है वो दोबारा से टाई होना शुरू हो जाएगी, लिपटना शुरू हो जाएगी। सही है। पहले ये सारी रस्सी खुल जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी, और जब आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहे होंगे तो ये वापस जो है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। तो ये मैकेनिज्म होता है व्हील एंड एक्सेल का। कोई सवाल हो तो बेटा पूछ लिएगा। इस सर्कल का नो सर। ओके। अब इस सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है किसी भी सर्कल का बेटा?
कि एक सर्कल के सेंटर से उसकी किसी भी बाउंड्री तक का डिस्टेंस, उसको रेडियस कहते हैं। एक सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। तो ये चीज आपका रेडियस है। और हम क्योंकि एक टोटल सर्कुलर, अब हम व्हील को पूरा 360 डिग्री पर रोटेट करवाते हैं। सही है, अपने मैकेनिज्म में हम करते क्या है कि व्हील को टोटल 360 डिग्री पर रोटेट करवा रहे होते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो हम पूरा सरकमफेरेंस लेंगे उस व्हील का, क्या होगा 2πr। ठीक है, इसी तरह ये आपका स्मॉल सर्कल है। तो स्मॉल सर्कल को जो है, स्मॉल सर्कल जब आप अपने लार्ज सर्कल को पूरा 360 डिग्री पर रोटेट करवाएंगे, हैंडल को पूरा 360 डिग्री पर मूव करवाएंगे, तो आपका जो स्मॉल सर्कल है वो भी 360 डिग्री पर रोटेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप इसको नाम दे देंगे 2π और स्मॉल r। ठीक है, ये वेट है आपका बकेट का। तो अब यहाँ पर इसका मैकेनिकल एडवांटेज आपको कैलकुलेट करवाना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करवाने के लिए शुरू में उन्होंने वही बात लिखी हुई है कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ व्हील एंड एक्सेल सच दैट द रेडियस ऑफ लार्जर व्हील इज r एंड स्मॉलर व्हील एक्सेल इज r। ठीक है, लार्जर व्हील का रेडियस r है और स्मॉलर व्हील को हम एक्सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम, इस वाले हिस्से को हम एक्सेल भी कहते हैं। तो एक्सेल का जो है वो स्मॉल r है, लोड w है, और इस कनेक्टेड बाय अ स्मॉलर व्हील। लोड जो है वो कनेक्ट किसके साथ हुआ हुआ है, स्मॉलर व्हील के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, और एफर्ट पी अप्लाई हो रही है इस जो है वो एक्सेल के ऊपर। व्हील ऑफ एफर्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2πd इन अ कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड द वेट w कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2πr इन अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। यानी जब आप पूरी एक रेवोल्यूशन कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 2πr का। सही है, तो लिहाजा एक आइडियल मशीन के लिए कल बताया था कि आउटपुट बराबर होना चाहिए इनपुट के। यानी कि जितना आप मशीन में अपनी एफर्ट डाल रहे हो, जितना आप उसको इनपुट दे रहे हो, एग्जैक्टली मशीन उतना ही आपको आउटपुट दे रही है। जितना आप उस पर इनपुट अप्लाई कर रहे हो, मशीन एग्जैक्टली उतना ही आपको आउटपुट अप्लाई कर रही है। तो वो चीज जो है वो आपकी आइडियल मशीन कहलाएगी। सही है, देखिए रियल मशीन इस तरह की नहीं होती। उनकी मैकेनिकल एडवांटेज एग्जैक्टली जो है वो पूरा पूरा आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट नहीं आ रहा होता, कुछ ना कुछ फर्क होता है। लेकिन हमें क्योंकि जो है वो फिजिक्स की कैलकुलेशन करनी है, तो हम आउटपुट और इनपुट को बराबर रखते हैं। तो बेटा आउटपुट आपके पास क्या है, आउटपुट है वो वेट जो आपके एफर्ट देने की वजह से उठ रहा है, राइज हो रहा है। तो लिहाजा आउटपुट आपका बराबर हो जाएगा W मल्टीप्लाई बाय 2πr के। और इनपुट क्या है, इनपुट है एफर्ट जो आप लगा रहे हो, क्योंकि इनपुट क्या है, वो फोर्स, वो ताकत, वो एफर्ट जो आप लगा रहे हो उस व्हील के ऊपर। तो उसको हम क्या कहेंगे, P मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है 2π कैपिटल R, क्योंकि आप जो एफर्ट लगा रहे हो वो क्या इस सर्कुलर ट्रैक पर लगा रहे हो। सही है, और जो इसका सरकमफेरेंस कवर हो रहा है पूरा, जो इसकी रोटेशन हो रही है वो 2πr के बराबर है। तो एफर्ट P मल्टीप्लाई बाय 2πr। अब देखें बेटा यहाँ पर P यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा W अपॉन P इज इक्वल टू, यहाँ पर 2πr W से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2π कैपिटल R डिवाइडेड बाय 2π स्मॉल r। तो 2π से 2π कैंसिल होगा, बचा क्या आपके पास, R अपॉन R, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। अब ये जो W अपॉन P है, ये पीछे की जब मैंने करवा रहा था आप लोगों को चीजें, तो उसमें जो है वो W अपॉन P की फार्मूला बताया था, W अपॉन P बराबर होता है MA के। और MA खुद किसको कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज को। चाहे वो किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज हो, व्हील एंड एक्सेल हो, स्क्रू जैक हो, पुलिस हो, लिवर हो, उसका मैकेनिकल एडवांटेज MA से रिप्रेजेंट होता है। तो W अपॉन P आपका किसके बराबर हो जाएगा, MA के। तो MA किसके बराबर हो गया, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, यानी रेडियस ऑफ लार्जर व्हील डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ स्मॉलर व्हील, जिसको हम एक्सेल भी कहते हैं, यानी रेडियस ऑफ व्हील डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एक्सेल। तो बेटा यहां तक समझ आ गया, कोई सवाल इसमें किसी भी स्टूडेंट को? नो सर। गुड।
अब नेक्स्ट है आप लोगों के पास स्क्रू जैक। अब स्क्रू जैक आपका क्या है? A screw jack is a simple machine usually used to lift a car, truck, bus, or other heavy load on heavy automobiles when need arises. It has a very high mechanical advantage and low efficiency. सही है। देखिए बेटा, स्क्रू जैक जो है वो आपकी सिंपल मशीन होती है जो कि मुख्तलिफ किस्म के हैवी लोड जस्ट लाइक कार, ट्रक, बसेस, तो दूसरे हैवी इस तरह के हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। जैसे बेटा आपके पास, आपने देखा होगा कि गाड़ी वगैरह का जब टायर बदलते हैं तो गाड़ी को जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, बीच में जो है वो एक मशीन होती है, उसको फंसाकर उसको मूव करवाते हैं तो गाड़ी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाती है और फिर आप उस टायर को चेंज कर लेते हैं। सही है। और बाद में उसको वापस नीचे कर देते हैं। तो वो स्क्रू जैक होता है बेसिकली। वो बेसिकली आपके पास क्या होता है? स्क्रू जैक, जिसकी मदद से आप गाड़ी को जो है वो ऊपर की तरफ उठाते हैं। यही हिसाब जो है वो बसेस वगैरह के लिए भी होता है, ट्रक वगैरह के लिए भी होता है। तो इस स्क्रू जैक का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि इसमें एक हैंडल लगा हुआ होता है, ठीक है, जिसमें आप अपनी एफर्ट पुट करते हो, अप्लाई करते हो। ये पूरे स्क्रूज होते हैं, ये इसकी पिच होती है, ठीक है, और ये यहाँ पर वेट होता है। सही है। अब होता ये है कि जैसे जैसे देखें, अब जैसे जैसे जो है आप इस रॉड को रोटेट करवाते हो। सही है। जैसे जैसे आप इस रॉड को रोटेट करवाएंगे, पीछे की तरफ घुमाना स्टार्ट करेंगे, तो आपके रोटेट करवाने की वजह से ये स्प्रिंग भी जो इसके साथ लगे हुए ये भी रोटेट होंगे। ठीक है। यहाँ पर वेट फंसा हुआ होगा। तो जैसे जैसे आप ये रोटेट होंगे यानी खुलना शुरू होंगे, वैसे वैसे क्या होगा? वेट ऊपर की तरफ राइज होना शुरू होगा। ये आप देख रहे हैं, इसका एरो जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है। सही है। तो वेट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होना शुरू होगा। ठीक है। और जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कार का आपको व्हील बदलना है, तो आपने जो है वो इसको इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में राइज किया, और राइज करने के बाद, ठीक है, आपने उसका व्हील निकाल के नया व्हील डाल दिया, बदल दिया। ठीक है। उसके बाद क्या किया? अब इसको, पहले आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे थे, अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना शुरू करेंगे। तो ये जो स्क्रू पहले ढीले हो गए थे, सही है, ये वापस अपनी जगह पर आना शुरू होंगे। तो जब ये वापस अपनी जगह पर आना शुरू होंगे तो क्या होगा? वेट ऑफ द कार आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। सही है। तो वो वेट जो है वो, जब ये स्क्रू वापस अपनी पोजीशन पर आना शुरू होंगे तो वेट ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आना शुरू होगा। सही है। और वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाएगा। तो ये चीज जो है वो स्क्रू जैक कहलाती है। ठीक है। इसका एडवांटेज ये है बेटा स्क्रू जैक का कि जाहिर सी बात है, नॉर्मली अगर आपको किसी कार को लिफ्ट करवाना हो तो मैनुअली आप उसको लिफ्ट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हैवी होती है। अगर 3-4 बंदे मिलकर कर भी लें लिफ्ट, ऊपर की तरफ उठा भी दें, तब भी एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगी। सही है। तब भी एफर्ट क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। जबकि इसमें स्क्रू जैक में क्या होगा कि आपको जो है वो एक सिंगल बंदा भी जो है ये काम कर सकता है कि आपको सिर्फ उस कार के बीच में जहां का व्हील चेंज करना है उस जगह पर उसको फंसाकर, सही है, अच्छी तरह से होल्ड करवाकर यहाँ से व्हील को रोटेट करवाना है। और जब आप मैनुअली अपने हाथ से रोटेट करवा देंगे तो ये स्क्रू इसके लूज होना शुरू होंगे, वेट ऊपर की तरफ राइज होना शुरू होगा। ठीक है। और जब आप उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाना है तो उसको वापस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना शुरू कर देंगे। तो ये जो इसके स्क्रूज थे ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब ये आपके ओरिजिनल पोजीशन पर आना स्टार्ट होंगे तो वेट वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। ठीक है। तो ये टोटल मैकेनिज्म है स्क्रू जैक का। अब इसका मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, कंसिडर अ स्क्रू जैक विथ अ लेंथ ऑफ हैंडल डी। सही है। अब हैंडल डी की जो लेंथ है उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हैंडल की लेंथ को। पिच जो है वो इसकी एच है। इज यूज टू लिफ्ट अ लोड डब्ल्यू, और लोड जो आप उठा रहे हैं वो डब्ल्यू है, अप्लाइंग ऑन एफर्ट पी। और जो आपने ताकत लगाई है अपनी, वो क्या है? उसकी एफर्ट है।
एफर्ट पी कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई डी। अब देखिए बेटा एफर्ट क्या है, आप पूरा सर्कल रोटेट करवा रहे हो ना इसके ऊपर 360 डिग्री का, तो इसकी जो एफर्ट होगी वो क्या हो जाएगी 2 पाई डी। पूरी एक रेवोल्यूशन बन रही है, सही है, पूरी एक रेवोल्यूशन है, तो इसकी एफर्ट क्या हो जाएगी 2 पाई डी के बराबर। इन दिस ड्यूरेशन लोड कवर अ डिस्टेंस h इक्वल टू द पिच। और इसी ड्यूरेशन में जब आप अपनी एफर्ट अप्लाई कर रहे हो तो लोड जो है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करेगा, सही है, जो कि उसकी पिच के बराबर होगा, क्योंकि लोड राइज होगा ना, एक पर्टिकुलर हाइट कवर करेगा, तो उसकी वो जो हाइट होगी वो उसके पिच के बराबर ही होगी, तो इसलिए हम उसको h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ द सिस्टम ऑफ द जैक इज सपोज टू एन आइडियल सिस्टम, अब अगर वो सिस्टम ऑफ द जैक हम आइडियल सिस्टम है, क्योंकि कोई भी मशीन की जब हमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना होता है तो हम आइडियल मशीन उसको काउंट करते हैं। तो अगर वो सिस्टम आइडियल है तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, इनपुट बराबर हो जाएगा आउटपुट के, सही है, इनपुट विल बी इक्वल टू आउटपुट। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका एफर्ट मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ एफर्ट। एफर्ट यानी वो एफर्ट जो आप लगा रहे हो, और आर्म ऑफ एफर्ट यानी कितने फासले से वो एफर्ट लग रही है और किस तरीके से लग रही है, वो आर्म ऑफ एफर्ट कहलाएगा। आउटपुट क्या होगा आपका, लोड, क्योंकि आपके एफर्ट लगाने की वजह से लोड राइज हो रहा है, तो आउटपुट क्या होगा, लोड मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ लोड। सही है, ये यहाँ पर दोनों ब्रैकेट साथ में लिखे हुए हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो लोड मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ लोड, यानी जो आप लोड उठा लगा, जो लोड राइज हो, एक तो जो लोड उठ रहा है और वो कितनी हाइट तक उठ रहा है, वो आर्म ऑफ लोड कहलाएगी। वो जो पर्टिकुलर हाइट है वो आपकी आर्म ऑफ लोड कहलाएगी। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डी इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय H। अब P यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, आपने उसको वहां भेज दिया, ये हो गया W अपॉन P, और H यहां पर W से मल्टीप्लाई हो रहा था, आपने इसको ऑपोजिट साइड भेज दिया, तो ये क्या हो गया 2 पाई डी डिवाइडेड बाय H, 2 पाई डी डिवाइडेड बाय H। तो टोटल W अपॉन P जो उसका मैकेनिकल एडवांटेज हुआ, W अपॉन P को हम किससे, तो टोटल आपकी वैल्यू क्या बन गई, W अपॉन P इज इक्वल टू 2 पाई डी डिवाइडेड बाय H। एंड फाइनली W अपॉन P खुद किसके बराबर होता है, m डॉट A के, तो एम ए इज इक्वल टू 2 पाई डी डिवाइडेड बाय H हो गया, ठीक है। तो सिंपल लेंथ ऑफ हैंडल D is too large as compared to pitch H, so the mechanical advantage of a screw jack is very large. तो बेटा देखें, मैकेनिकल एडवांटेज इसका बहुत ज्यादा होता है, सही है, उसकी वजह यह है कि हैंडल डी की जो लेंथ है वो उसके पिच के हिसाब से बहुत ज्यादा होती है। देखें ये इसकी पिच है, ये लोड इतनी हाइट कवर नहीं करता, लोड जो है वो इतनी हाइट कवर नहीं करता जितना बड़ा इस हैंडल की लेंथ है। अब ये लेंथ देख रहे हैं इस हैंडल की कितनी बड़ी है, जब ये रोटेट हो रही है तो इसकी वजह से ये पूरी हैंडल की लेंथ रोटेट हो रही है, सही है, तो इसी वजह से इसका मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा आता है, लार्ज आता है, ठीक है। तो बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम क्लास, बेटा ये तीनों गर्ल्स क्या सो रही हैं, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद है आप लोगों के पास न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स आप लोगों के यहाँ पर इसके स्क्रू जैक के, तो सबसे पहले देखें एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स आ गई। एक मिनट जूम कर दूं इसको। पहला न्यूमेरिकल, एन एफर्ट ऑफ 160 न्यूटन applied to a pulley system is able to lift a load of 750, ठीक है, न्यूटन,
थ्रो अ वर्टिकल हाइट ऑफ 1.2 मीटर, ठीक है। टू डू दिस द एफर्ट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 7.2 मीटर। आपको इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना है उस पुली का, और उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले तो हर मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज का अपना अलग अलग फार्मूला होता है, सही है। हर मशीन के मैकेनिकल एडवांटेज का अलग अलग फार्मूला होता है, तो आपको सबके मैकेनिकल एडवांटेज के फार्मूलाज याद रखने। अब यहाँ पर आप अपना डेटा बनाएंगे, तो सबसे पहले जो है वो आपको एफर्ट कितनी दी हुई है, 160 न्यूटन की। एक पुलिस सिस्टम पर लोड लिफ्ट हो रहा है, वो कितना, 750 न्यूटन का। तो ये आपके पास आ गया लोड, सही है। तो एफर्ट आपकी हो गई 160 न्यूटन की एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, और उस 150 न्यूटन की एफर्ट अप्लाई करने की वजह से जो उसका लोड लिफ्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 750 न्यूटन का। और कितनी हाइट कवर कर रहा है वो लोड, वो आपका हाइट कवर कर रहा है 1.2 मीटर की, सही है। और एफर्ट कितने डिस्टेंस पर मूव हो रही है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, कि आपकी एफर्ट कितने डिस्टेंस से लग रही है। तो वो चीज क्या होगी, आपकी एल होगी। तो एल आपके पास क्या है, 7.2 मीटर। और एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है W मल्टीप्लाई बाय H डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय L। वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, और एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट डिस्टेंस, या इसको एफर्ट आर्म कह लें, ठीक है। तो यहां पर वेट की जगह आपने रखा 750 मल्टीप्लाई बाय हाइट की जगह आपने रखा 1.5, ठीक है। और यहाँ पर 160 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, सही। बेटा यहाँ पर ये 1.5 नहीं है, 1.2 है, मिसप्रिंट है। तो 750 को 1.2 से आपने मल्टीप्लाई करवाया, इसी तरह 160 को आपने 7.2 से मल्टीप्लाई करवाया। दोनों के आपने आंसर निकाले, सही। और आंसर निकालने के बाद आपने इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया 100 से, सही है। तो 900 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1152, तो आपका जो टोटल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी इसकी 78.1%। 78.1% ये आपकी एफिशिएंसी होगी। अब इसी तरह का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, द रेशो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ अ लीवर इज 4:1। How much force applied to a longer arm so that the load of 20 Newton suspended at the shorter arm that can be balanced? देखिए बेटा सर जी, सर जी जी बोलिए बेटा। सर ये जो आपने ऊपर न्यूमेरिकल समझाया है, इसमें ये 78% आंसर कैसे आया? ये आपने डिवाइड किया है या क्या किया है? बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, और 1152 से जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया और 1152 से डिवाइड करवाया, तो तब इसका आंसर आएगा 78.1। और परसेंटेज का साइन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में काउंट होती है, तो इस वजह से हमने इसको 1% पर लगाया। ओके ठीक है। ओके अच्छा, 9.2 आपका, द रेशो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्म ऑफ अ लिवर इज 4:1। देखिए बेटा, लिवर की जो लेंथ ऑफ आर्म है वो दो चीजों से रिप्रेजेंट होती है, एक होती है आपकी एफर्ट आर्म, दूसरी होती है हाइट कवर। तो यहाँ पर आपको रेशो दिया हुआ है 4:1, तो इसका मतलब है कि एल जो है वो आपके पास 4 है, और जो हाइट कवर हो रही है वो क्या होती है, 1 है, सही है। क्योंकि लेंथ ऑफ लिवर जो है, लेंथ ऑफ आर्म ऑफ अ लिवर जो है वो क्या होता है आपका, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय हाइट कवर। तो यहाँ पर ये एफर्ट आर्म इसकी लेंथ जो आपको एल से रिप्रेजेंट हो रही है वो 4 है, और हाइट जो कवर हो रही है वो 1 काउंट होगी। हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड to the longer arm so that the load of 20 Newton suspended at the shorter arm? अब देखें बेटा, सवाल को समझिएगा, वो बोलना है कि लॉन्गर आर्म पर हम कितनी फोर्स अप्लाई करें कि शॉर्टर आर्म जो है वो आपका 120 न्यूटन का लोड उठा ले। लॉन्गर आर्म पे हम कितनी फोर्स अप्लाई करें कि शॉर्टर आर्म आपका 20 न्यूटन की फोर्स उठा ले, सही है।
यानी जो हम क्या बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कितनी फोर्स हम अप्लाई करें। तो फोर्स अप्लाई करने का मतलब क्या है? एफर्ट, यानी कि हम कितनी एफर्ट अप्लाई करें। सही। तो यहां पर आप लोग पी आपको फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि कितनी एफर्ट अप्लाई करें। तो जब आप लोगों ने पी फाइंड करेंगे तो पी आपका क्वेश्चन मार्क वेट आपको दिया हुआ है कि आपने कितनी एफर्ट आपको अप्लाई करनी है कि 20 न्यूटन का लोड उठ जाए। तो लोड कितना हो गया आपका? 20 न्यूटन हो गया। सही है। लोड कितना हो गया आपका? 20 न्यूटन हो गया। और एफर्ट आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा दी हुई हैं, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों को कट कर दिएगा। जब आप इसको कॉपी डाउन कर रहे हो तो इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। तो फॉर एन आइडियल मशीन, अब आइडियल मशीन के लिए क्या कहा था, क्या बताया था आपको कि हमेशा आउटपुट जो होता है वो इनपुट के बराबर होता है। आउटपुट विल बी ऑलवेज इक्वल टू इनपुट। तो यहां पर जो फॉर्मूला होता है, आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? लोड मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म, यानी कि जो हाइट कवर कर रहा है, और एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। सही है। और लोड मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म। अब यहां पर लोड है, लोड को यहां पर P यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है L से, आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? W अपॉन P। और W अपॉन P यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर ये L है, इसके साथ H यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उसको वहां पे इसका डिवाइड करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? L अपॉन H। अब बेटा W अपॉन P, W जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जो कि लोड लिफ्ट हो रहा है। तो लोड लिफ्ट कितना हो रहा है यहाँ पर? 20 न्यूटन। और एफर्ट आपको फाइंड आउट करनी है। इसी तरह लेंथ आपको कितनी दी हुई है? लेंथ आपको 4 दी हुई है, हाइट आपको 1 दी हुई है। तो यहाँ पर एफर्ट आर्म आपको 4 दिया हुआ है, हाइट आपको 1 दी हुई है। तो यहाँ पर L अपॉन एच का रेशो वैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है? 4/1। तो L अपॉन एच की जगह आपने क्या रख दिया? 4/1। अब इसमें आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया। देखिए, हमें जो P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, और P जो है वो आपका किस में है? डिवाइड फॉर्म में। तो कोई भी चीज जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और वो डिवाइड फॉर्म में हो, यानी कि डिनोमिनेटर में हो, तो सबसे पहले उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट किया जाता है। सही। तो यहाँ पर ये P है, ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इसको आप न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20। P यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां करवाएंगे आपको, ये 4P हो जाएगा। तो 4P इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। सही है। 4P इज इक्वल टू 20 हो गया। अब 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 से डिवाइड होगा तो 20 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो फाइनली आपका P किसके बराबर हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 4। तो 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइडेड बाय 20 आप करेंगे, क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन। यानी कि आप एक 20 न्यूटन के वेट को लिफ्ट करने के लिए कितनी एफर्ट लगाएंगे? 5 न्यूटन की। तो जब आप 5 न्यूटन की एफर्ट लगाएंगे तो आपको 20 न्यूटन का वेट जो है वो लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ कि ये दो डेटा जो है वो यहाँ पर नहीं लिखने। सही है, इनका काम नहीं है। सही है। तो आपको सिर्फ इतना ही डेटा कंसीडर करना है। तो बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। नेक्स्ट है आपका अब ये है आपका इंक्लाइन प्लेन का न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 100 kg है, और उसको हम रेस कर रहे हैं 2 मीटर तक। उसकी हाइट क्या है? रेसिंग हाइट 2 मीटर है अबव द ग्राउंड, यूजिंग एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर। सही है। और उसको हम रेस कर रहे हैं 2 मीटर पर अबव द ग्राउंड, और जो इंक्लाइन प्लेन आप यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या है? 10 मीटर।
कैलकुलेट द एफर्ट अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। वही बात है, दोबारा से आपको एफर्ट फाइंड आउट करने के लिए बोलना है कि पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, यानी इंक्लाइंड प्लेन के हिसाब से कितनी एफर्ट उसके ऊपर लगेगी। सही है, हाउ मच एफर्ट विल बी अप्लाइड पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन। तो डेटा आप अपना बनाएंगे बेटा। सबसे पहले मास है, जो कि लोड कितना है 100 kg, जिसको हमें लिफ्ट करना है। ग्रेविटी का फैक्टर आता है इंक्लाइंड प्लेन में, तो ग्रेविटी आपकी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट आपकी जो है वो 2 मीटर है, ठीक है, यानी 2 मीटर की हाइट पर उसको रेस करवाना है। और ये क्या है, एफर्ट आर्म। सही है, यानी जहां पर आप एफर्ट आर्म अपना लगाएंगे, यानी इंक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ है वो आपकी 10 मीटर है। सही है, तो जहां से आप उस लोड को लिफ्ट करने के लिए जितनी लंबी उसकी लेंथ होगी, सही है, तो वो उसकी एफर्ट आर्म कहलाएगी। ठीक है, तो और P जो है वो आपकी एफर्ट है जो कि आपको लगानी है। सही, तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला वही होगा, लोड मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म, यानी कि वो हाइट जितना वो लोड रेज हो रहा है, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म। तो ये एफर्ट आर्म यानी वो फासला जहां से आप अपनी एफर्ट लगा रहे हैं, और एफर्ट यानी कि वो वैल्यू जो आप लगा रहे हैं, वो ताकत जो आप लगा रहे हैं। अब देखिए बेटा, इसमें अच्छा एक बात आप जहन में रखें कि पिछले न्यूमेरिकल्स में क्या होता था कि लोड की वैल्यू आपको गिवन होती थी कि 100 न्यूटन का लोड उठ रहा है, 20 न्यूटन का लोड उठ रहा है, 50 न्यूटन का लोड उठ रहा है। बट यहाँ पर लोड की वैल्यू नहीं दी हुई, यहाँ पर मास दिया हुआ है। और आपको पहले चैप्टर 4 में मैंने पढ़ाया था कि मास में और वेट में, क्योंकि लोड क्या है बेसिकली आपका वेट ही है, बट मास में और वेट में फर्क होता है। सही है, मास वो होता है जो कि कांस्टेंट होता है हर जगह पर, और वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये आपके पास लोड है W मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय एल। अब आप यहाँ पर वेट की जगह पर यानी लोड की जगह पर क्या रख देंगे, mg। और यहाँ पर जो आपको मास दिया हुआ था उसका मकसद देने का यही था कि आप अपने फॉर्मूले को यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। W की जगह आपने रख दिया यहाँ पर mg, क्योंकि W खुद किसके बराबर होता है, mg के। और L जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था आपने उसको वहां शिफ्ट करवा दिया, तो टोटल आपका फॉर्मूला क्या बन गया, mgh डिवाइडेड बाय L। mgh डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, P के बराबर। सही है, अब आपने सिंपल अपनी वैल्यूज डाली, मास की जगह पर मास की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी की जगह पर 10, हाइट की जगह पर 2 डिवाइडेड बाय लोड आर्म की जगह पर 10, सबको मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गए, सिंपल बन रहा है ये, तो 10 से 10 कैंसिल हो गए, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो आपका क्या आया, एफर्ट आई आपकी 200 न्यूटन। ठीक है बेटा, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर इसमें आपको जी, मल्टीप्लाई क्यों करना है? किसको? ये आपने तीनों वैल्यूज लिखी क्यों साथ में? यहाँ पर 100 यस। तो बेटा ये तो अगर हमें एफर्ट की वैल्यू निकालनी है तो जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर आपको गिवन है उनको पुट करना पड़ेगा ना। मास की जगह मास की वैल्यू पुट करी, ग्रेविटी की जगह ग्रेविटी की वैल्यू पुट करी, हाइट की जगह हाइट की वैल्यू पुट करी, नीचे लोड आर्म था, एफर्ट आर्म था, एफर्ट आर्म की जगह एफर्ट आर्म की वैल्यू पुट करी, इसलिए पुट करी है। और फिर सब उनको मल्टीप्लाई करवा के जब डिवाइड करवाया तो आंसर 200 न्यूटन आया। क्लियर हुई बात? यस सर अब हो। ओके, चलिए ठीक है बेटा, तो कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे क्लास टाइम पे हो जाए, आजकल लाइटों ने बहुत तंग किया हुआ है। अल्लाह हाफिज। ठीक है।